क्या एक हॉकर्स को हटाकर आप वास्तव में एक बेरोजगार व्यक्ति बना रहे हैं? डेटा देखकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, सलाम। मैं मुस्तफिजुर रहमान एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूं। हमारी विशेष श्रृंखला हॉकर्स एविक्शन वर्सेस इकोनॉमिक रियलिटी के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं या भारत को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। पिछले 3 एपिसोड में हमने जीडीपी, लिक्विड कैश चेन और डेवलपमेंट कंट्रीज के साथ की जाने वाली गलत तुलना पर चर्चा की थी। आज हम भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्वलंत समस्या रोजगार, एम्प्लॉयमेंट पर बात करेंगे। जब प्रशासन किसी बड़ी सड़क पर निष्कासन यानी कि इविक्शन ड्राइव चलाते हैं, निष्कासन चलाते हैं, बुलडोज करते हैं, तो मीडिया उसे अक्सर सिटी ब्यूटिफिकेशंस या शहर को सुंदर बनाने की पहल के रूप में दिखाता है। लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में मैं इसे बुलडोजर इकोनॉमी कहता हूं। एक ऐसी नीति जो थोड़ी सी बाहोबाही पाने के लिए देश के सबसे बड़े सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम को रातों रात नष्ट कर देती है। आज हम डेटा के माध्यम से समझेंगे कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के की गई ये निष्कासन प्रक्रिया, बुलडोज प्रक्रिया बाय एविक्शन कैसे हमारे रोजगार बाजार को स्थायी रूप से कमजोर कर सकती है। ओके, जो फॉर्मल जॉब्स बनाना कितना महंगा है, हमें ये समझना होगा कि सरकार या बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर के लिए हर युवाओं को फॉर्मल जॉब देना इस समय संभव नहीं है। आइए एक आर्थिक तुलना हम लोग देखते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सरकार की जो एक फॉर्मल जॉब क्रिएट करने के लिए सरकार पर वित्तीय कितनी बोझा हर एक साल पड़ती है, और एक वेंडर्स को और एक हॉकर्स को जो अपना जो एक आर्थिक रूप से जो देश को जो एक पिलर के जैसा खड़ा है, वो सरकार एक हॉकर्स के लिए कितना खर्च करते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम लोग देखें हेवी इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर में फॉर्मल जॉब क्रिएशन के ऊपर, एक रोजगार सृजन की अनुमानिक लागत आपको पता है कितना होती है फॉर्मल जॉब के लिए? अगर ये हेवी इंडस्ट्री भी हो या आईटी सेक्टर हो, इसमें 10 से 15 लाख लगती है लगभग। और इसमें सरकार पर वित्तीय जो बोझा बहुत अधिक होता है। आप लोगों का अनुमान अमूमन देखते होंगे
कि सरकार ने आईटी सेक्टरों को कम रुपये में जमीन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत कम सूद में रुपया भी दे रहे हैं, है ना जी। इस चीज को आप सबको भले भांति ही पता होगा। जो एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो है, उसमें प्रति नौकरी के लिए लागत कम से कम 2 से 5 लाख लगती है। इसमें अगर बोलूं सरकार पर जो वित्तीय बोझ जो होता है मध्यम रहते हैं इसमें। लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर के लिए जीरो। हॉकर्स स्वयं अपनी पूंजी से रोजगार बनाता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसमें सरकार पर वित्तीय बोझा शून्य होता है। शून्य मतलब हॉकर्स के लिए कुछ भी, एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है सरकार को। डेटा क्या कह रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है? एक स्ट्रीट वेंडर्स सरकार से कोई बड़ा लोन नहीं लेता, नहीं महंगी ऑफिस या इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करता है। वो अपनी छोटी सी पूंजी से बहुत के लिए रोजगार पैदा करता है, और कई मामलों में तो 1-2 अन्य लोगों को भी काम देते हैं। क्या ठीक बोल रहा हूं ना मैं? क्या? अर्थात जिस रोजगार को बनाने के लिए सरकार को लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते, वही काम कोई हॉकर स्वयं कर रहे हैं। जब आप बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम को बुलडोज से तोड़ देते हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में मैं हमेशा कहता हूं कि हर बड़ा व्यवसाय कभी ना कभी छोटे स्तर से शुरू होता है ना जी। फुटपाथ हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे स्वाभाविक बिजनेस इंक्यूबेटर है। मैं एक वास्तविक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए किसी युवा के पास बड़ा शोरूम खोलने या स्टार्टअप फंडिंग प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। ओके, वो अपने पहला व्यवसाय फुटपाथ पर या सड़क किनारे एक छोटे स्टॉल से शुरू करते हैं व करता है। धीरे धीरे अनुभव और लाभ प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे लाभ प्राप्त करके वही व्यक्ति भविष्य में एक स्थायी दुकान या बड़े व्यवसाय का मालिक बन सकता है। लेकिन जब आप सड़कों से सभी हॉकर्स को पूरी तरह बुलडोज कर हटा देते हैं, तब आप वास्तव में ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी पाइपलाइन को बंद कर दे रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसका परिणाम ये होगा कि युवा व्यवसाय शुरू करने का समय
खो देगा और नए एंटरप्रेन्योरशिप की संख्या कम हो जाएंगी, नए सृजन नहीं होंगे। डेवलप कंट्री में स्ट्रीट इकोनॉमी को महत्व देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विकसित देश में स्ट्रीट वेंडर्स को कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक बड़ी गलतफहमी है। आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट का उदाहरण, अमेरिका में फूड ट्रैक्स और पॉपअप मार्केट का मॉडल बेहद लोकप्रिय है। अमेरिका में वहां नगर प्रशासन युवा एंटरप्रेन्योरशिप का जो एंटरप्रेन्योर्स जो होता है, एंटरप्रेन्योरशिप को लाइसेंस देता है ताकि वे निर्धारित स्थानों पर फूड ट्रैक या टेम्पोररी स्टॉल लगाकर व्यवसाय कर सके। सरकार हेल्प करती है लोगों को, युवाओं को। अमेरिका प्रशासन ये समझता है कि बड़े शॉपिंग मॉल्स और कॉरपोरेट चेन देश की 100% रोजगार आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए वे रेगुलर स्ट्रीट इकोनॉमी को कानूनी मान्यता देते हैं ताकि नई पीढ़ी आत्मनिर्भर बन सके। वो इस अवसर को बुलडोज या वो प्रयोग से समाप्त नहीं करते और भी हॉकर्स को बैठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में मैं मेरी कुछ स्पष्ट नीति संबंधित मांग है। पहला मांग, शहर की सुंदरता बनाए रखते हुए प्रत्येक नागरिकों का क्षेत्र, मतलब जितना हम लोगों का जो नगर पालिका जो क्षेत्र है, कानूनी रूप से निर्धारित वेंडर जोन्स व हॉकर्स जोन बनाए जाए ताकि रोजगार भी सुरक्षित रहे। दूसरा मांग, हॉकरों को हटाने के बजाय उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर बड़े एंटरप्रेन्योरशिप और छोटे व्यवसाय के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए वित्तीय जो प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाए उन सभी छोटे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तीसरा, जो बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बनना चाहता है उन्हें सख्त नियमों के तहत टेम्पोररी जो कियोस्क या आपका जो मूविंग कियोस्क होता है, जो ठेला होता है, चलाने के लिए लाइसेंस दिए जाएं ताकि ट्रैफिक भी प्रभावित ना हो और रोजगार भी बढ़े। ओके, तो वीडियो के अंत में मैं एक बात जोर देकर कहना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था इंसानों के लिए होती है। लोगों को भूखा रखकर किसी शहर का विकास या सौंदर्य लंबे समय तक टिक नहीं रह सकता। जब राज्य में नए नौकरियों के अवसर सीमित हो
तब लोगों द्वारा अपने प्रयोगों से बनाए गए लाखों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बुलडोज से नष्ट करना सुशासन नहीं कहा जा सकता। शहर साफ सुथरा अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हर मेहनतकश व्यक्ति की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या बिना वैकल्पिक व्यवस्था की गई जो निष्कासन प्रक्रिया जो है, बुलडोज प्रक्रिया जो है, वास्तव में बेरोजगारी को और बढ़ाएगी या नहीं? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइए और इस आर्थिक सच्चाई को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस श्रृंखला के एपिसोड 5 में हम चर्चा करेंगे कि जो निष्कासन प्रक्रिया, बुलडोज प्रक्रिया का सामान्य जो होकर्स परिवारों पर जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है और ये कैसे समाज को क्राइम रेट बढ़ने से जुड़ सकता है, इस पर हम लोग एपिसोड 5 में चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।